ओके। सो कल वाली वीडियो में हमने 2019 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द, एक सेकेंड, ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, कि नए न्यू वर्ल्ड में अपनाए गए थे और ओल्ड वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नए नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया था और इसका प्रचलन ओल्ड से ही शुरू हो गया था। अब इसमें ये नहीं है कि आपको हर पर्टिकुलर मतलब जो भी आपकी प्लांट है उसका पता होना चाहिए कि कौन कौन सा था। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। वो कैसे है, जैसे मान लो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 कॉटन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 कॉटन की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी वीट की बात कर रहा है। और ये कहाँ पे पढ़े आपने, ये आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पढ़ लिया है कि वहीं से शुरुआत है। तो इसका मतलब ये है कि वो न्यू वर्ल्ड में तो डोमेस्टिकेट नहीं किया गया, डोमेस्टिकेशन तो उनका ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो चुका है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं और बचता क्या है, तंबाकू, कोको और रबड़। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने यूपीएससी ने आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें क्या है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है कि किसी स्टेट में ज्यादा है और किसी स्टेट में कम है, क्यों है। पहला, पॉवर्टी रेट वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो गरीबी जो रेट है वो कैसे डिफर करेंगे, ऐसा तो नहीं है। प्राइस लेवल वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। हाँ ये है, क्या है कि एक ही चीज की कीमत आपके दिल्ली में कुछ और हो सकती है, हरियाणा में कुछ और हो सकती है, यूपी में कुछ और हो सकती है। तो ये ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑप्शन का आंसर आपको पता है तब भी आपको एनालिसिस पार्ट करते हुए क्या जाना है कि बाकी ऑप्शंस के आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। सी क्या कहता है, ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज करता है स्टेट टू स्टेट, बट ये आपकी कभी भी पॉवर्टी लाइन का रीजन नहीं होता। क्वालिफाइंग क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये भी गलत है। क्वालिटी से कोई मैटर थोड़ी करता है कि एक स्टेट में खराब क्वालिटी देगी सरकार तो दूसरे में अच्छी देगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा बेहतर आंसर क्या है, डी। अब एलिमिनेट, आप इसको एनालाइज करो। एनालाइज करते हुए आपके ध्यान में आना चाहिए कि पॉवर्टी पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी के लिए। उसके बाद क्या है कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, या पॉवर्टी को जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कि मतलब पॉवर्टी किस वजह से होती है। यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, जीएसपी ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये अगले आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 22। अब ये भी रिपीट है। अब देखो क्या था कि एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, डम्प्ड डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, अगर सारी ओनली वाली स्टेटमेंट होती और वो गलत होती, जैसे कि हम अमूमन बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता, आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, पर यूपीएससी ने आंसर नन ऑफ द अबव नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओनली से जो स्टेटमेंट एलिमिनेट होती है उनकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप कोई पॉसिबिलिटी लगा रहे हो या फिर आपने कोई ट्रिक और कोई टिप्स डेवलप की है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता कि अगर वो एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब कि वो किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देके चलना है। एशियाटिक लोयन इंडिया में ही पाया जाता है, ये आपको सबको पता है कहाँ पे पाया। अब यहाँ पे क्या है कि इसको पूछ के आपके गिर नेशनल पार्क जो है उनकी यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एशियाटिक लोयंस के बारे में पूछा कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वाले उससे रिलेटेड की। अब यहाँ पे इसने बोल दिया नेचुरली पाए जाते हैं। अब आपका अगला काम क्या है कि एशियाटिक लोयंस डेंजर एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, क्या होना चाहिए, हर किसी का स्टेटस आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही डबल हम कैमल का स्टेटस पता होना चाहिए, वन हॉर्न राइनो का स्टेटस आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और क्या कहीं और भी। अब उसने नेचुरली पूछ लिया ना कहाँ पे पाए जाते हैं, अब इनको देख लो कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो इनके आसपास लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वन ओनली। एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। और क्योंकि तीनों स्टैटिक है, तो स्टैटिक जब इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है तो उसमें पॉसिबिलिटीज जो है आपकी सारे ऑप्शंस ठीक होने की कम हो जाती है, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं बता दो। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, कि क्लाउड थिनिंग क्यों की जाती है, आपको
वैसे तो अपने एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी में ये कंसेप्ट जरूर पढ़े होंगे कि क्लाउड थिनिंग क्यों की जाती है, ताकि आपकी ग्लोबल वार्मिंग के जो है इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर दे। क्योंकि क्लाउड क्या करता है, आपकी ग्रीन जो भी आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। और रोकेगा तो वो वापस आएंगी धरती पर और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। तो पहला है आर्टिफिशियल रेन होगा, तो बिल्कुल नहीं है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, नहीं। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, नहीं। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना। अब अगला काम क्या है, अगला आपका काम क्या है, इन्होंने बोला है आर्टिफिशियल रेन। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस किस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये कितनी हाइट पे मिलते हैं, दूसरे क्लाउड से कैसे अलग हैं। उसके बाद आपकी की सीरस क्लाउड्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, तभी तो उन्होंने पूछा। थीनिंग टेक्निक होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, तो सीरस क्लाउड का क्या इफेक्ट होता है। इंसुलेशन के लिए यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए क्या वो पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, उनको आने देते हैं या उनको रोकते हैं। लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए इनका क्या इफेक्ट होता है। साथ ही साथ आपको ये पर्टिकुलर जो बोला गया है उन्होंने कि सल्फेट एरोसोल को इंजेक्ट किया जाता है, तो ये क्या होते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज यूज की जाती है, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह पर ऐसी कौन कौन सी चीज यूज की जाती है जो थिनिंग टेक्निक में यूज होती है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या। क्योंकि अगर आप देखोगे कि वेदर फिनोमिना जो आपका बेसिकली होता है वो कौन सा होता है आपका, जो है आपकी ट्रोपोस्फेयर लेयर शो मंडल तक होता है, तो फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर की बात कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा क्लाउड निचली हाइट पे है, कौन सा ऊपर वाली हाइट पे है। क्योंकि 2022 में आई थिंक यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने हाई क्लाउड और लो क्लाउड की बात की थी और जिसमें इंटरचेंज कर दिया था दोनों ऑप्शंस को, ठीक है। तो आपको, और ये 2019 में है, तो अब आपसे अगर उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि कि आपके को जो है ये तो टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्या है कि आज के टाइम पे लगा लो कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2024, तो सबसे बेहतर तरीका है पीवाई की उसको एनालिसिस करो। जितने गंदे तरीके से बोले तो शायद जितने गंदे तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो उतने गंदे तरीके से उसको एनालाइज करो, ठीक है। एक एक ऑप्शन पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ वो भी कर ले जाओगे ना, और आपकी जो बेसिक नॉलेज है स्टडी की वो भी चले जाओगे, तो इजिली आपके क्वेश्चन मार्क्स स्कोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि फेमस प्लेस और रिवर की बात कर रहा है कि कौन सी रिवर पे कौन सा प्लेस है, और वो पूछ रहा है करेक्टली मैच। अब ऐसे में ना तीन ऑप्शन तो कतई नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं पता तो हम्पी पता है, हम्पी सबने पता है क्योंकि आप हम्पी एंशियंट हिस्ट्री में इंडिया में भी पढ़ते। तो हम्पी कहाँ था, मालप्रभा रिवर पे नहीं, तुंगभद्रा रिवर पे है। तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट होते ही आपका सीधा आंसर निकल जाता है। अब हम्पी कौन सी रिवर पे है, तुंगभद्रा रिवर पे। यहाँ पे ये दोनों फिर याद कर लो कि तिरुचिरापल्ली दिया उन्होंने कावेरी से रिलेटेड है। अब आपको पता होना चाहिए रिवर कहाँ निकलते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरी है और कौन सी नहीं है। पांडरपुर कहाँ पे है, चंद्रभागा रिवर हम्पी कहाँ पे होती है, उनके पर्टिकुलर स्टेट की लोकेशन वो किस रिवर के अंतर्गत आते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किसके लिए यूज होती है। रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए, या वेस्ट टू एनर्जी के लिए। अब क्या जरूरी है, वेस्ट टू एनर्जी के लिए, क्योंकि ये तो हो ही रही है। पायरोलिसिस प्लाज्मा गैसिफिकेशन दोनों एक टेक्निक है। अब आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में कि पायरोलिसिस टेक्निक में क्या होता है और प्लाज्मा गैसिफिकेशन में। दोनों टेक्निक है, दोनों वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए यूज हो रही हैं, पर डिफरेंस तो होता होगा, डिफर तो करती होंगी किसी तरीके से, तभी तो दो टेक्नोलॉजी है। अगर एक टेक्नोलॉजी, तो मे भी हो सकता है कि कल यूपीएससी आपसे पूछ रहे कि दोनों टेक्निक के बीच में आप कंपैरिजन बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट उसने दिया ना आपसे 2019 में, उसने आपने कल का जो पिछला पेपर देखा था 2021 में, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट से पूछ रखा था कि एक पर्टिकुलर कमीशन है जो रेयर अर्थ की एक्सट्रैक्शन के लिए लाइसेंस देता है। इंडिया लाइसेंस रिसीव कर चुका है। रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपकी ओशियंस की बॉटम में होते हैं। तो देखो जब उसने पीछे दिया है और वो आगे पूछ रहा है, तो इसका मतलब है वो आपसे बता रहा है, बार बार बोल के बता रहा है कि देखो भाई मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरे को प्लीज एनालाइज करो। अब हम नहीं कर रहे हैं वो हमारी गलती है, वो उसकी गलती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं अगस्त मलाई। अगस्त मलाई कहाँ पे होता है, सबसे पहले अगर आपको लोकेशन पता है तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर भी लोकेशन पता है तो अगस्त मलाई कहाँ पे आता है आपका, अगर आप जाओगे बिल्कुल केरला के मतलब लोअर केरला की तरफ आता है। तो देखो यहाँ पे जाओ, नागार्जुन सागर कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो ये पापीकोंडा, ये भी कहाँ आता है आपका, आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपके आते हैं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले एरिया में, लेकिन अगस्त्यमलाई क्या होता है वो ज्यादा उसमें क्या नाम है आपका केरला साइड आता है। और ये सारी सारी जो होती है नैयार, पिप्पार, सिंधु नदी, ये क्या होते हैं आपकी, ये ऑप्शंस कहाँ पे ज्यादा है, केरला में, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हर किसी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडन थ्री टाइगर रिजर्व, टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन श्रीशैलम के बारे में वो पूछ चुका है कि टाइगर्स के लिए जो क्रिटिकल एरिया करके कुछ क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है, तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो आपको हर किसी का, अब इन ये जितने भी आए हैं आपका काम होना चाहिए कि मैप में जाओ, लोकेशन चेक करो क्या 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 चीज है वहां पे, किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि वाइल्ड लाइफ पूछा और नेचुरली फाउंड कहाँ पे पूछा, कहाँ पे मिलती है। अब देखो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अगर आपको पता हो तो देखो, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में मिलती है। उसने कोई पर्टिकुलर जगह नहीं दी, घाट दे दिया, ठीक है, ये तो होगा, इसका मतलब 3 तो जाएगा जाएगा, ये गलत हो जाता है। ब्लू फिन महशीर जो है वो भी आपको पता है कावेरी रिवर में है, बहुत नंबर ऑफ टाइम ये न्यूज में चलती रहती है। लेकिन अगर इरावदी जो डॉल्फिन की बात करें, अगर वैसे भी आपको कुछ भी नहीं पता तो इसमें सीधी सी बात है, इरावदी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी रिवर, ये कहाँ पे आती है, जैसे आपकी ये जो म्यांमार साइड और इधर चले जाओगे, दैट मीन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है, तो चंबल रिवर कहाँ से आ गई, तो चंबल नहीं होगा। चंबल रिवर जाते ही आप कहाँ पे आ जाते हो, आप सेंट्रल इंडिया में आ जाते हो। अगर आपको इरावती डॉल्फिन फिर मिलेगी जब वो नेचुरली फाइंड होती है साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, साउथ एशिया वाले रीजन में, तो इसका मतलब है वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ मिलेगी। वो कहाँ मिल सकती है, तो वो इंडिया में अगर मिलती है तो वो चिल्का झील में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है 1 एंड 3, ठीक है। आप पता होना चाहिए कि ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। और एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में उन्होंने बोला है तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर पे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से उन्होंने कावेरी रिवर के बारे में पूछा, यानी वो मल्टीपल टाइम एक ही थीम को एक पेपर में भी रिपीट कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या ही हिंट चाहिए कि जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज है वो इतने इंपॉर्टेंट है। और हम किस चीज में घुसे रहते हैं, टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि आप देखो, कुछ जो टर्टल की स्पीशीज है हर्बीवोर है, कुछ स्पीशीज फिश की हर्बीवोर है, सम स्पीशीज ऑफ मरी मैमल हर्बीवोर है, कुछ जो स्नेक्स है वो बीबीवोर्स होते हैं। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि दुनिया में इतने सांप मिलते हैं, दुनिया में इतनी तरीके की मैमल्स है, दुनिया में इतने तरीके के टर्टल्स पाए जाते हैं, तो एक टर्टल भी अगर हो गया ना, तो इसका मतलब है सम का मतलब होता है एक, ऑल का मतलब है सब, गारंटी होनी चाहिए, लेकिन सम का मतलब है एक। अगर एक भी हो गया तो तब भी मानना पड़ेगा आपको। और यूपीएससी ये कैसे ढूंढेगा कि सब होते हैं या नहीं होते, कैसे ढूंढेगा, वो नहीं ढूंढ सकता ना, तो इसका मतलब है सब पे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ग्रेट कंसर्न बताया गया है माइक्रो बीड्स के बारे में जो कि एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। कंसर्न हो आप इस चीज को लेके, खुशी में तो कंसर्न नहीं हो सकते, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप उसके लिए कंसर्न होते हो। आपका पीवाईक्यू की डेट आ गई थी, आपको सबको पता था 26 मई को पेपर है। क्या हम उसके लिए इतने कंसर्न थे, नहीं। अब आपकी नोटिफिकेशन आ गई, अब आपके दिमाग में टेंशन आनी शुरू हो गई, पेपर है मेरा, हुआ नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है, यानी कंसर्न हो गए आप उसके लिए, तो माइक्रोबीड। अब यूपीएससी कंसर्न है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, माइक्रोबिट्स की बात कर रहा है। और हाँ, मरीन इकोसिस्टम की बात कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा है, यानी कि एक चीज को इफेक्ट पड़ेगा तो आगे पूरी चेन खराब हो जाएगी। दे आर कंसिडर टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट इन इरिगेटेड फील्ड, ठीक है, हो सकता है। दे आर ऑफन फाउंड इन टू बी यूज्ड एज अ फूड अडल्ट्रेंट, हो सकता है। पर देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको मैक्सिमम सही आंसर चुनना है, उसमें आप कैसे पूछोगे। यहाँ पे बात कर रहा है वो कि वो फूड अडल्ट्रेंट्स के रूप में यूज होता है, पर जरूरी नहीं हर कोई उस चीज को खा रहा है। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि स्मॉल इनफ होते हैं कि वो अब्जॉर्व कर दी जाए क्रॉप प्लांट के द्वारा इरिगेटेड लैंड में, ठीक है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं कि हर कोई उस पर्टिकुलर फसल को खा ही रहा है। कुछ लोग होते हैं जो मीट भी खाते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, कुछ होते हैं जो किसी तरीके की वीगन डाइट पे होते हैं, या कुछ कुछ मतलब इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन ऑप्शन ए देखो, वो कह रहा है कि दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम की बात कर रहा है। यानी अगर एक इफेक्ट पड़ेगा, छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, उससे बड़ी मछली उससे बड़ी मछली को खाएगी, फिर उसको इंसान खाएंगे, मतलब उस तरीके से फिर आपकी डेड बॉडीज कई होते हैं ना कि फिर, या फिर उनको क्या होते हैं, समटाइम आपके जानवर खा लेते हैं, फिर उनको गिद्ध खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाता है आपका। तो ये क्या है,
ए ज्यादा सही ऑप्शन है। तो हमें सम टाइम ऐसे होते हैं कि आपको दो ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि यार दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा सही क्या है ये हमें देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है रिसेंटली यानी करंट अफेयर्स की बात कर रहा है कि अवेयरनेस हो रही है इन द कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल के बारे में हो रही है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, आप देखने में जाते हैं फैक्ट होता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। कैसे ईजी हो जाते हैं वो देख लेते हैं। हिमालयन नेटल की बात कर रहे हैं कि वो आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, उसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि सस्टेनेबल सोर्स है, सस्टेनेबल सोर्स है। किसके लिए होगा, मलेरिया ड्रग के लिए होगा तो नहीं भाई, इतना मतलब ये तो नहीं हो सकता। बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, ये भी नहीं हो सकता। और क्या है, नेटल, नेट की एक किस्म से लगा लो कि हिमालयन नेट की यूज कर रहा है। नेट यानी क्या होगा, एक किस्म का फाइबर, यानी क्या है, टेक्सटाइल फाइबर है। बेसिकली कंफ्यूजन होगा भी तो भी बी और डी ऑप्शन में ही होगा। बट बायोडीजल बनाने के लिए आपके पास और बहुत है। आज के टाइम पे क्या है कि आपको क्या होना चाहिए, वस्त्रों से सबको प्रेम है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट के बारे में बता रखा है, इसके डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन, ट्रिगर कर सकती है, उसने ये नहीं कहा वो करेगी ही, कर सकती है, तो कर सकती है। लार्ज डिपॉजिट है मीथेन हाइड्रेट के, वो आर्टिक टुंड्रा में मिलते हैं, अंडर द सी फ्लोर, तो मिलते होंगे तभी तो क्या है कि हर कोई चाहता है कि आर्टिक रीजन पे उसका अधिकार हो। मीथेन इन एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू, तो क्या है आपकी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह लगा लो, CO2 और इन सब में क्या फर्क है क्या नहीं है, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा वो है, वो सब देख लो। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज, किसके लिए यूज होता है रिमोट सेंसिंग डाटा, क्लोरोफाइल कंटेंट पता करने के लिए यूज हो सकता है, ग्रीन गैस इमिशन करने के लिए यूज हो सकता है, लैंड सरफेस का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज हो सकता है, तो हो सकता है, तो तीनों के लिए यूज हो सकता है सैटेलाइट डाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है आपका कि पूछा हुआ है, ये पर्टिकुलर स्टेट के नाम मेंशन किए गए हैं और पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टोटल एरिया ऑफ द स्टेट में कितना है कितना नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन ये 2019 का क्वेश्चन है, 2021 की जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट आ चुकी है उसके अनुसार देखना है कौन सा स्टेट है, पहले कौन से हैं बाद में कौन से हैं, और ये क्वेश्चन क्या है आपको करना है, क्योंकि अभी पिछला करने से कोई मतलब नहीं बनता, नए डाटा के हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ये नाम दे दिए CO2, मीथेन, ओजोन। अब यहाँ देखो पीछे ऊपर मीथेन नाइट्रेट की बात कर, वो क्या है, मीथेन, हाँ मीथेन हाइड्रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से मीथेन ऑप्शन में है, तो देखो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है या नहीं हो जाता है। ओजोन की बात कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर रिलीजिंग इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोस्फीयर रेसिड्यू, तो क्रॉप को बर्न करोगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज निकलेगी, हर चीज निकलेगी, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अब देखो इस तरीके के बहुत यूपी से पूछ रहा है, सी और बॉर्डरिंग कंट्री है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो कि ब्लैक सी और क्रोएशिया, क्रोएशिया क्या है आपका मेडिटेरियन सी में है, यूपीएस सबसे पहले तो 5 ऑप्शन तो पता ही नहीं होंगे भाई। ठीक है, और ऐसे ऑप्शंस में ये भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो 3 ऑप्शंस गलत करे, तो मोस्टली हो जाता है कि हम इसको भी गलत कर देते हैं, बच जाते हैं हम इन ऑप्शंस में, यानी 1 और 4 सही है, यानी मोरक्को मेडिटेरियन सी, एड्रियाटिक सी अल्बेनिया में होता है। लेकिन अगर आपको पता हो क्रोएशिया ब्लैक सी में नहीं आता, क्रोएशिया कहाँ आता है आपका, क्रोएशिया आपका मेडिटेरियन सी में आता है, इसका मतलब क्या है, 2 ऑप्शन गलत होते हैं, आपका आंसर निकल जाता है 1, 3 एंड 4। अब आपको सबको पता होना चाहिए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। अब कैस्पियन कजाकिस्तान में है, अब देख लो कि आपका सीरिया रेड सी पे नहीं आता, सीरिया तो ये कहाँ पे आता है, अब वो चीज जाओ मैप में देखो पर्टिकुलर इस चीज को, तुरंत देखो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुरंत देखो, उसको रटने की लिखने की जरूरत नहीं, बस देखते जाओ, चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इन इंडिया यूज ऑफ द, देखो कार्बन फ्यूरन, मिथाइल फेथरोन, फोरेट और ट्राइजोफ, ये किस लिए यूज होते हैं। अब उस टाइम पे मुझे ये पता था कि फोरेट वगैरह, क्योंकि भाई जब खेती वेती करते हैं तो पापा वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसके लिए आपको किस में यूज होगा, अब ये एग्रीकल्चर में यूज होता है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर यूपीएससी ने दिया हुआ है, और देखो इसमें क्वेश्चन आपको आंसर बताएगा, कैसे बताएगा अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, एक सेकेंड पहले मैं हिंदी वालों के लिए पढ़ दूं। तो देखो ये क्या क्या कह रहा है, भारत में इन सब के इस्तेमाल की को आशंका से देखा जाता है, आशंका है तो यूज खाने पीने वाली चीजों में मतलब यूज होगा, आशंका हो रही है ना, इसका मतलब कंसर्न हो रहे हैं आप इस चीज के लिए, पॉजिटिव यूज तो होगा ना। विद एप्रीहेंशन से देखा जा रहा है, आशंका विद एप्रीहेंशन, तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है,
एप्रीहेंशन के साथ। और अगर इनमें चारों में से भी एक का भी पता हो तब भी आंसर हो जाता है, जैसे मुझे 4-8 का पता था। बट अगर नहीं पता तब भी आपको उसने बता दिया आशंका है। तो देखो, पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है तो उन क्रॉप्स को कहाँ तक खा रहे, फिर फूड चेन की बात आ जाती है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस्ड फूड, अब प्रिजर्वेटिव में तो यूज नहीं करोगे आप, प्रोसेस्ड फूड में तो यूज नहीं करोगे, लेकिन हाँ ठीक है, अगर मान लो इन सबको यूज करते हैं तब भी क्या होता है, वो आपको एक आशंका की दृष्टि से देखते हो। लेकिन हमने इतना देखा है प्रिजर्व की फूड को प्रिजर्व करने के लिए किस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हम ये कभी नहीं पढ़ते। फूड राइपनिंग एजेंट, मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक। आपको मेकअप से फर्क पड़ता है, यूपीएससी को मेकअप से फर्क नहीं पड़ता। तो यूपीएससी के लिए कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, कौन है, हम है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 फिर से देखो, फिर से मिलान वाले क्वेश्चन पूछ दिए हैं यूपीएससी ने। बंदरपूछ से यमुना, बारह शिकरी से चिनाब, मिलाम से मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मनास। सबको पता होगा, सबको पता होगा कि सियाचिन और नुब्रा। भाई ये भी नहीं पता तो फिर वही बात, वो वाली बात होती है, फिर आप इंडिया से प्यार नहीं मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात आ जाती है वहाँ पे प्यार मोहब्बत अलग हो जाता है ना। सियाचिन तो नुब्रा, तो ये तो सही है, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। फिर बात आ जाती है वन सही है, ठीक है वन सही है। उसके बाद क्या है आपका, बारह चेनाब बारह शिकरी से, ऑब्वियसली बात है इसी ग्लेशियर से निकलती है, यानी 1, 2 एंड 4। अब पता होना चाहिए जेमू ग्लेशियर से कौन निकलती है, मिलाम ग्लेशियर से कौन निकलती है, ये सब पता होना चाहिए, और जितनी भी रिवर है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 40, अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये रामसर कन्वेंशन की बात बारे में पूछ रहा है। रामसर कन्वेंशन, ओके, सबसे पहले देखो ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 एंड 3 है। इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3 आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है, आपके ऑप्शन देख के पता चल जाता है। पर फिर भी अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो कुछ भी नहीं पता तो ये तो पता होना चाहिए, अगर आप कोई कन्वेंशन में आते हो, रामसर कन्वेंशन किस लिए की गई थी, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की गई थी। लेकिन क्या आप इंडिया में इतने वेटलैंड हो गए, नंबर ऑफ वेटलैंड हो गए, क्या सारे वेटलैंड आप रामसर साइट में शामिल करते हो, नहीं। और भी नहीं पता हो गया नहीं होंगे, इतना तो पता है कि रामसर साइट में इंडिया के 50-55 के करीब जो है आपके वेटलैंड हो गए, और ज्यादा बढ़ गए होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, 100 हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, बट कितने वेटलैंड हैं इंडिया के पास, तो सबको करेगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब स्टेटमेंट नंबर 1 गलत होगी तो यानी 1 और 3 डी तो अपने आप कट गया, इसका मतलब ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब बचता है आंसर आपका बी और सी। बी और सी में ये पता चलता है कि 3 तो आपका करेक्ट है, इसका मतलब ये तो देखने की भी बात जरूरत नहीं है। सेकंड कहता है वेटलैंड कंजर्वेशन रूल वर फ्रेम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, उनकी रामसर कन्वेंशन की रिकमेंडेशन पे हमने फॉर्म किए हैं, नहीं। आपके अपने रूल हमने किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं, वो नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है वो क्यों वो बताएगी, रामसर कन्वेंशन थोड़ी बताती है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो जस्ट सजेस्ट करती है, लिस्ट में डाल देती है, ताकि बताती है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या रूल बनाना चाह रहे हो, वो तो गवर्नमेंट की अपनी वो है, फ्रीडम है ना, तभी तो हम सोवरेन है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारा देखना है। अब रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, कौन से शहर में हुई थी, क्या पर्टिकुलर रूल है। अब जैसे इसका ऑप्शन नंबर 3 अगर मैं देखूँ, द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल आल्सो इनकम्पोज द ड्रेनेज एरिया एंड कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। इसका मतलब आपको फिर ये वेटलैंड रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और ये सब कुछ, ठीक है, कि कोई भी कन्वेंशन अगर इंडिया साइन कर रहा है तो वो मैंडेटरी नहीं हो सकती। देखो, अगर मैंडेटरी किसी चीज को कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है आपसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर आपका मन नहीं है यूपीएससी का, आपके घर वाले कह रहे नहीं तुम्हें देना है, तुम्हें देना है, तुम कब तक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अब आई थिंक 20 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बाकी जो पेपर है आपका शायद 2021 वाला 2022 दोनों खत्म हो चुके हैं, वो भी देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।